मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर दिन भर की खबरें ब्रेकिंग। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। मिथिला मंच न्यूज दरभंगा की राजनीति, चिकित्सा एवं शिक्षा व्यवस्था को विकसित करने के लिए हम अपने डिबेट के जरिए दरभंगा की जो उपलब्धि है, दरभंगा की जो खामियां है, दरभंगा में जो हो रहे हैं बदलाव है, उसके बारे में हम लगातार अपडेट जानकारी हम देते जा रहे हैं। हमारे दर्शक, हमारे हजारों दर्शक यूट्यूब पर भी मिथिला मंच न्यूज को सब्सक्राइब कर देख रही है। और यही नहीं, देश और विदेश के लोग भी दरभंगा में हो रहे बदलाव और विकास की गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। आज चिकित्सा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम मिला दें हमारे साथ जो पार्टिसिपेंट आज हैं, डॉक्टर मनोज कुमार ENT के। डॉक्टर मनोज जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। दूसरी तरफ हमें डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव। अनुराग जी, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। और हमारे साथ तीसरे पार्टिसिपेंट है डॉक्टर मोना कनोडिया सरावगी। मोना जी, आपका भी स्वागत है। मोना जी, आपका भी स्वागत है। मोना जी, आपका भी स्वागत है। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया। अनुराग जी, मनोज जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। हेलो। तो हमारे साथ 3 डॉक्टर हैं जो ENT से जुड़े हुए हैं। ENT क्षेत्र में क्या बदलाव हो रहे हैं, ENT क्षेत्र में, इस पर हम चर्चा करेंगे। हेलो। हाँ, ENT क्षेत्र जी, ENT क्षेत्र में क्या बदलाव हो रहे हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 ENT के डॉक्टर हैं और हम बता दें दरभंगा में लगातार हो रहे बदलाव पर हम तमाम दर्शकों को और खासकर मरीजों को जागरूक करने के उद्देश्य से हम अपना कार्यक्रम करते जा रहे हैं। और इसका उद्देश्य हमारा है कि दरभंगा में लगातार ENT के क्षेत्र में जो समस्या आ रही है, जो बदलाव हो रहे हैं, उस पर हम जानकारी दें ताकि हमारे सभी दर्शक अपडेट हो सके। तो हमारे साथ मोना कनोडिया भी जुड़ गई हैं। मोना जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। मोना जी, आवाज आ रही है मेरी? तो चले, अब हमारे साथ 3 डॉक्टर हैं और आज हमारा मुद्दा है ENT मरीजों के लिए दरभंगा सुरक्षित क्यों और कैसे। हमारा आज का डिबेट का मुद्दा है ENT मरीजों के लिए दरभंगा सुरक्षित कैसे और क्यों। इसमें हमारे साथ ENT के 3 डॉक्टर हैं जो दरभंगा को आने वाले समय में एक नई दिशा और दशा प्रदान करेंगे। डॉक्टर मनोज जी से हम ये जानना चाहेंगे कि ये बताइए कि ENT के क्षेत्र में कॉमन डिजीज क्या है जिससे आम आदमी सफर करता है जनरली। मनोज जी। डिजीज है, सबसे कॉमन डिजीज है क्रॉनिक सब्लोटिव ओटाइटिस मीडिया, जिसमें मरीजों को कान बहना, सुनने की क्षमता कम होना, कान में सनसनाहट होना और चक्कर आना। ये अपने जो हमारा दरभंगा और ये कोसी क्षेत्र है मिथिलांचल, उसमें बहुत ये कॉमन डिजीज है। जी अनुराग जी। हाँ, जैसा कि डॉक्टर मनोज जी ने कहा, बिल्कुल दरभंगा में यहाँ की क्लाइमेट और टेम्परेचर को देखते हुए और जितनी यहाँ नमी यहाँ के वातावरण में रहती है उसको देखते हुए ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हाई रहती है। इस कारण बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है और नाक कान गला में जहाँ भी इन्फेक्शन होने की चांसेस होती है वहाँ पर टेम्परेचर का बड़ा असर पड़ता है। तो कान की प्रॉब्लम्स, क्रॉनिक सब्लोटिव ओटाइटिस मीडिया, नाक की प्रॉब्लम्स, साइनसाइटिस, नाक के अंदर पॉलिप होना और गले का खराश और गले में लैरिंजाइटिस होना, ये सब बेसिकली आम समस्या आजकल जैसे मौसम में बदलाव हो रहा है जी। मोना जी, कारण भी काफी कुछ ऐसी बीमारियां मोना जी देखने में पाई जाती हैं जो मोना जी यहाँ के वातावरण के हिसाब से ज्यादा लगता है उनसे हमारा संपर्क बात टूटा है। एक प्रॉब्लम हमने देखा है, ENT मरीज काफी भयभीत होते हैं क्योंकि वो ऐसा नाजुक स्थल होता है। अगर हम बात करें तो ENT जहां पर लोग थोड़ा सा सशंकित होते हैं कि आखिर किस तरह हम उसे प्रभावित हों और किस तरह हम अपना इलाज कराएं और किस तरह के डॉक्टर के पास हम जाएं, क्योंकि इससे समस्या काफी गंभीर होती है। और हम बता दें कि ENT के मरीजों के लिए जो समस्या है वो काफी गंभीर समस्या होती है और इस गंभीर समस्या होने के नाते लोग काफी संशंकित होते हैं। हमारे लगता है मोना संपर्क। मनोज जी, एक चीज बताइए, ENT से संबंधित जो पेशेंट होते हैं वो काफी सशंकित होते हैं, वो काफी ज्यादा सशंकित होते हैं और इस वजह से प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है।
प्रॉब्लम बढ़ने से लोग काफी सशंकित होते हैं। मनोज ये बताइए कि किस तरह मरीज जो नाजुक स्थल है ईएनटी उसके इलाज के लिए रहते हैं। मेरी आवाज सुन पा रहे? जी मनोज जी, हेलो हेलो हेलो, अनुराग जी, अनुराग जी, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है, तीनों से हमारा बात नहीं हो पा रही है। हम आपको बता दें कि दरभंगा के 3 वरीय डॉक्टर ईएनटी के क्षेत्र में जो डॉक्टर कार्य कर रहे हैं उन पर हम बात, तीनों डॉक्टर से हमारा संपर्क टूटा है, हम तुरंत अब संपर्क करते हैं। लेकिन हम बता दें ईएनटी के क्षेत्र के मरीज काफी ज्यादा परेशान और चिंतित रहते हैं, और अभी हमारे तीनों डॉक्टर पुनः जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन ईएनटी से संबंधित जो डिजीज है वो डिजीज काफी गंभीर होती है, और जो ईएनटी के संबंधित जो मरीज होते हैं वो काफी परेशान होते हैं क्योंकि वो जगह काफी नाजुक होता है। तो मोना जी ये बताइए, ईएनटी से जो संबंधित मरीज होते हैं जिनका काफी नाजुक जगह होता है जो इलाज के लिए काफी सशंकित होते हैं, कैसे उनको विश्वास दिलाना है जो उनके कॉमन डिजीज है उसके प्रति? मोना जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि जनता को यह विश्वास करना होगा कि हर ऑर्गन जो हर पार्ट है उसके स्पेशलिस्ट हैं। तो कान, नाक, गला एक ऐसा सूक्ष्म जगह है जिसके लिए उनको उसी डॉक्टर को दिखाना जरूरी है, ठीक है। और उसमें क्या है कि वो सूक्ष्म जगह में किस तरह से उनका इलाज करना है उसके लिए ये एक्सपर्टाइज जो होता है ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास ही होता है। तो उनको ये विश्वास दिलाना होगा कि और कहीं जाने पर उनको ये फायदे की जगह नुकसान भी उल्टा हो सकता है। स्पेशली मैं जैसे कहूंगी फॉरेन बॉडी के केसेस में, वहां वो फॉरेन बॉडी निकलवाने जाते हैं कहीं और अगर, और पर्दा डैमेज हो सकता है, नाक में से खून आ सकता है अगर गलत तरीके से निकाला जा रहा हो तो। जी अच्छा, एक चीज जो हम बताते हैं सबसे ज्यादा कॉमन एलर्जिक प्रॉब्लम इसमें ज्यादा देखा जाता है। ठंड के समय में जो कॉमन डिजीज हो जाती है ईएनटी से संबंधित उसमें ज्यादा लोगों को परेशानी होती है। तो मनोज जी ये बताइए कि जो ये ठंड के समय में ईएनटी से संबंधित जो प्रॉब्लम उसका किस तरह लोग सिक्योरिटी अपने आप को रखें, अपने बचा को रखें, जैसे एलर्जी ज्यादा होती है। मनोज जी, कोल्ड से बहुत कॉमन है एलर्जी, डस्ट से बहुत कॉमन एलर्जी है। तो कोल्ड में कोल्ड जो है क्या होता है उसमें कि नेजल कंजेशन, नाक में स्वेलिंग होती है, ड्यूटी अलर्जेंस। कोल्ड से नेजल ब्लॉकेज होता है, नेजल ब्लॉकेज और रेडोडिया में से होता है कि आपको नाक से पानी गिरना, ठीक है, और नेजल ब्लॉकेज, स्नीजिंग, छींक आना, ये टूटू ठंड से तो सबसे पहले इसका बचाव है कि आप उसको बचाव करें, ठीक है। बचाव करने से आपको कम इफेक्टेड होगा। हाँ। गर्म कपड़ा पहने, ठीक है, और नेजल जो है नेजल भाप जो है स्टीम इनहेलेशन लेना है, भाप लेना है, ठीक है। और क्या करना है कि बॉइल वाटर जो थोड़ा सा है वो पीना है, ठीक है, ठंड के समय में। इससे काफी एलर्जीज कम होंगे लोगों को। जी जी, हम बता दें कि ठंड के समय सबसे ज्यादा अभी मरीज जो शिकार हो रहे हैं वो ठंड से उनको खांसी आना, छींक होना, ये एलर्जिक प्रॉब्लम ज्यादा हो जाता है। तो किसी ने कहा है कि अगर आप नियमित रूप से खाली गर्म या जो गर्म पानी अगर पिए तो हमें लगता है कि अधिकांश बीमारी का इलाज आपका संभव है। अनुराग जी, वार्म वाटर जो गर्म पानी का है ये बेसिकली साइंटिफिक बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो एक स्टेरिलाइजेशन का काम करता है। अगर आप गर्म पानी पीते हैं तो जहां जहां से पानी जाता है वहां पर जो बैक्टीरियल काउंट है उसको वो कम करता है थोड़ा सा, पहली चीज। दूसरा इफेक्ट इसका ही बड़ा सूदिंग इफेक्ट, बड़ा ही एक जो भी खराश लग रही है उसको ठीक करने का इफेक्ट होता है गर्म पानी का। तो वो इसके लिए ये जो कहना है, ये जो शुरू से चलती आ रही है कुछ परंपराएं हमारे देश में, वो कई हद तक साइंटिफिक हैं। लेकिन अगर हम लोग लेकिन परामर्श करके नॉर्मली पी सकते हैं, लेकिन जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, जिनको रिफ्लक्स की प्रॉब्लम्स हैं, उनको बहुत गर्म पानी पीना एडवाइजेबल नहीं होगा। जी मोना जी, मैं डॉक्टर मनोज और डॉक्टर अनुराग से सहमत हूँ, लेकिन इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है हमारी बॉडी की कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता। इम्यूनिटी एक चीज होती है कि कोल्ड से आप कितना सहन कर सकते हो, जो कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है वेरी करता है।
तो इसमें जरूरी है कि व्यायाम भी साथ में ऐड होना चाहिए। स्पेशली आपको श्वास के जो व्यायाम हैं वो इस तरह की कोल्ड से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है। और दवाइयों पे ना निर्भर होते हुए इंसान अपनी रोज की जिंदगी एक बेहतर तरीके से बिता सकता है एलर्जी राइनाइटिस वगैरह से। तो हम बताते हैं हमारे साथ आज अहम मुद्दे पर चर्चा है, दरभंगा के ईएनटी मरीज कितना सुरक्षित, दरभंगा में कैसे और क्यों, इस विषय पर आज चर्चा करें। आप तमाम दर्शकों से हम अनुरोध है कि हमारा यह अगला 1 घंटे तक का कार्यक्रम आप देखें ताकि आपको एहसास हो कि दरभंगा में भी आपके डॉक्टर पूरी तरह आपकी समस्याओं के लिए, आपकी बीमारियों के लिए सुरक्षित और हाईटेक तरीके से लड़ रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर मनोज कुमार सत्य सेवा सेंटर है अललपट्टी में जो पूरी आधुनिक तरीके से हैं, वहीं डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव पारस में हैं जो खुद अपना सिस्टम डेवलप करके हाईटेक मशीनों से इलाज करने के लिए तत्पर है। वहीं डॉक्टर मोना कनोडिया सराबगी हैं, उन्होंने हाईटेक तरीके से अपना बेता में ही अपना क्लिनिक ओपन किया है। तो मरीजों को बेहतर सुविधा देने के लिए 3 डॉक्टर, खासकर अवेयरनेस प्रोग्राम हमारा है। एक चीज हम जानना चाहते हैं, टॉन्सिल एक कॉमन प्रॉब्लम है, ये टॉन्सिल ठंड में ज्यादा होती है, इस टॉन्सिल के लोग अलग अलग तरह की दवाइयां खा लेते हैं। तो टॉन्सिल जो कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है उसके लिए क्या करना चाहिए मरीजों को? मनोज जी। टॉन्सिल बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ठीक है। उसमें टॉन्सिल से प्रॉब्लम ज्यादा कम होता है, ज्यादा फेरेंजाइटिस होती है। जो वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उससे फेरेंजाइटिस ज्यादा होती है। उसमें गले में खराश, निकलने में दिक्कत, गले में दर्द, ये सब प्रॉब्लम से होती है। लेकिन हम लोग सीधे टॉन्सिल्स बोल देने से ये प्रॉब्लम्स मरीजों का सॉल्व नहीं होता है, ठीक है। हेलो जी। हाँ जी, ये सीधा नहीं है कि टॉन्सिल से लोगों को गले में कोई दिक्कत होती है तो वो समझते हैं सीधा कि ये टॉन्सिल है। नहीं, टॉन्सिल से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं लोगों को। फेरेंजाइटिस जो है वो उससे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। रिफ्लेक्स ऑसोफेजाइटिस होती है, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। रिफ्लेक्स फेरेंजाइटिस होती है, उससे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। गले में खराश, गले में दिक्कत, गले में दर्द, गले में भारीपन, ये सब चीज ज्यादा होती है। हाँ, छोटे बच्चों को टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम्स होता है जिसमें कि उसके साथ माउथ ब्रीथिंग्स होते हैं, एडनॉइड्स होते हैं, तो लोग सोचते हैं कि ये टॉन्सिल हो गया है। टॉन्सिल से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती, ठीक है। अनुराग जी, अनुराग जी, टॉन्सिल प्रॉब्लम प्राय देखा कॉमन प्रॉब्लम सबका, टॉन्सिल बढ़ गया तो कुछ दवा खा लो, कुछ गर्म पानी गार्गलिंग कर लो, कुछ तरह की बातें कहते हैं। तो टॉन्सिल से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है अनुराग जी? टॉन्सिल, पहले तो मैं बता दूं, टॉन्सिलाइटिस और टॉन्सिल जो वर्ड है ये सबसे ज्यादा ओवर यूज वर्ड है, सबसे ज्यादा दुरुपयोग होता है मरीजों के द्वारा ही मोस्टली होता है। वो आते ही सबसे पहले आपको डॉक्टर को यही बोलते हैं कि ये टॉन्सिल की प्रॉब्लम है, लेकिन पहले उसकी तह तक पहुंचना जरूरी है कि कारण क्या है। जैसा कि डॉक्टर मनोज ने भी बताया कि उन सब बातों को रखते हुए बेसिकली ये सोचना है पहले कि फेरेंजाइटिस है या टॉन्सिल की प्रॉब्लम है, और या फिर रिफ्लक्स डिसऑर्डर है, या जिसके कारण पेट की गड़बड़ी के कारण प्रॉब्लम हो रही है। टॉन्सिल का काम होता है इम्यूनिटी प्रदान करना, शरीर को बाहरी रोगों से लड़ने के लिए इम्यूनिटी प्रदान करना, कि एक लिम्फोइड टिश्यू का एक ग्रुप होता है जिसको कि हम वॉल्डेयर्स रिंग कहते हैं। तो वो बेसिकली काम करता है कि कोई भी इन्फेक्शन होने पे हमें फाइट करने की क्षमता देता है। बहुत सारे रिसर्च में ऐसा कहा गया है कि टॉन्सिल को हटाने के बाद कुछ आपके इम्यूनिटी पे भी फर्क पड़ता है, लेकिन ये अभी कंट्रोवर्शियली चल रहा है। तो इसमें मरीज को हमें यही काउंसिल करना है कि हड़बड़ाहट में कोई भी डिसीजन ना लें। पहली चीज है कि पहले रोकथाम की विधि को अपनाएं, उसके बाद जरूरी पड़े तो जरूर और जरूर उसको निकलवाएं। अगर वो सेप्टिक टॉन्सिल हो गया, इन्फेक्शस हो गया है, तो सर्जरी बिल्कुल जरूरी है, नहीं तो वो क्रॉस रिएक्ट करके आपके किडनी पे, आपके हार्ट पे, आपके जॉइंट्स पे फर्क डाल सकता है। जी मोना जी। अर्ली डायग्नोसिस एंड इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। जितनी जल्दी किसी बीमारी का अगर डायग्नोसिस किया जाए, उसका क्योर, उसका ट्रीटमेंट भी उतना ही आसान हो जाता है। जितना लेट होता है उसका ट्रीटमेंट भी उतना ही आपको आगे बढ़ जाता है, जैसे इंजेक्शन या फिर सर्जरी। तो अगर कोई तकलीफ है तो उसको जल्द ही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, कंसर्न्ड डिपार्टमेंट डॉक्टर से। और अगर ये टॉन्सिल है या ये फेरेंजाइटिस है या फिर कोई भी तरह की गले की बीमारी है तो वो डॉक्टर पे छोड़ दें क्या डायग्नोसिस है उसकी, और अर्ली ट्रीटमेंट कराएं उसका, ताकि बाकी इंजेक्शन या सर्जरी से निदान पा सके और सिर्फ मेडिकल लाइन से ही मैनेजमेंट हो सके। कहा जाता है प्राय कि जो ज्यादा बोलते हैं, जैसे टीचर, जैसे क्लास में लेक्चर देते हैं लेक्चरर,
जैसे लीडर हो गए, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा थ्रोट प्रॉब्लम हो जाती है। कहा जाता है कभी कभी ऐसे लोगों को थोड़ी सी लापरवाही से थ्रोट कैंसर भी हो जाता है। तो मनोज जी, जो अधिक बोलते हैं उसको किस तरह की परहेज रखनी चाहिए? जैसे टीचर है लगातार 12 घंटे क्लास लेते रहते हैं, तो उन लोगों को प्रॉब्लम है। जो नेता हैं जो लगातार 4 घंटे 5 घंटे तक बोलते रहते हैं, तो उन लोगों को थ्रोट के प्रति किस तरह अवेयरनेस रहने की जरूरत है, ताकि कभी कभी थ्रोट कैंसर का रूप भी धारण कर लेते हैं? मनोज जी देखिए, मिसयूज ऑफ वॉइस, कोई भी ऑर्गन्स को ज्यादा मिसयूज करें तो उससे प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, जैसे आप ज्यादा बोलते हैं या लगातार बहुत ज्यादा देर तक बातें करते हैं या पढ़ाते हैं, एडवोकेट्स है, टीचर्स है, सिंगर्स है, ज्यादा जो बोलने वाले तंत्रों को ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें बोलने की में आपको ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि उसमें फोनेट्री गैप हो जाता है, डिस्टेरिया हो गया, फोनेट्री गैप हो गई, वोकल कॉर्ड्स पॉलिप्स हो जाते हैं, वोकल नोडल्स हो जाते हैं। मिसयूज ऑफ वॉइस ज्यादा अगर आप बोलते हैं तो दिक्कत आ सकती है। ठीक है, अगर लॉन्ग बहुत दिनों तक अगर ये प्रॉब्लम्स रह जाती है तो कार्सिनोमा भी डेवलप कर सकता है। हाँ मनोज जी। जी 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 तो बचाव करना है। अनुराग जी 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 हाँ बोलिए मनोज जी। बचाव करना है, थोड़ा कम और थोड़ा सा इंटरेक्शन में बात करना है, रुक रुक के। ये बहुत ज्यादा बीच बीच में थोड़ी सी पानी वानी गले ड्राई होने लगे तो पानी वानी पी सकते हैं। ठीक है। हाँ, मिसयूज तो कोई भी ऑर्गन से अगर आप मिस होगा तो आपको प्रॉब्लम्स होगी उसमें। अच्छा, एक चीज हम इसमें और भी जानना चाहेंगे, पहले अनुराग जी समझा लेते हैं। क्या बहुत कहा जाता है कि ज्यादा बोलने से थ्रोट कैंसर भी हो जाता है, उसमें आवाज लड़खड़ाने लगती है, आवाज गला चौक हो जाता है, बाद में ऑपरेशन कराना पड़ता है, तो ये इसके लिए क्या सावधानी है, क्या सही ट्रीटमेंट है? अनुराग जी देखिए, ये एक मिथ है कि ज्यादा बोलने से थ्रोट कैंसर होता है। ये बहुत ज्यादा साइंटिफिक बात नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि मान लीजिए किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर किसी को कोई तकलीफ है ऑलरेडी वोकल कॉर्ड में, और अगर वो बार बार बोल रहे हैं तो वो मान लीजिए केराटोसिस डेवलप करके और उसको और इंजरी हो रही है, क्योंकि आपको एक बार कोई वोकल कॉर्ड पे प्रॉब्लम आ गई तो आपको वॉइस रेस्ट रखना है, एब्सोल्यूट वॉइस रेस्ट। आपको फुसफुसाना तक नहीं है, विस्पर भी नहीं करना है, और जब तक डॉक्टर आपको ना कहें तब तक आपको वॉइस रेस्ट में रखना है। अगर आप बोलते हैं तो वो जो भी लीजन है, जो भी आपके कॉर्ड पे जो ग्रोथ है या जो भी चीज है, अगर मान लीजिए बिनाइन पैथोलॉजी भी है, अगर वो बार बार ट्रॉमा होगा, उस पर बार बार हवा उसमें से पास करेगी तो वो उसमें इंजरी होगी। कंटिन्यूअस इंजरी, प्रोलॉन्ग इंजरी, बार बार घाव बनना, कोई कहीं भी टिश्यू का स्वभाव बदल सकता है। अगर वो स्वभाव बदलेगा तो कैंसर हो सकता है इनडायरेक्ट रूप से। इनडायरेक्टली कोई इफेक्ट नहीं होता, ये साइंटिफिक नहीं है कि डायरेक्टली अगर कोई ज्यादा बोलेगा जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसको वोकल कॉर्ड का कैंसर होगा। दूसरी बात है वोकल हाइजीन एक वर्ड बना, जैसे हैंड हाइजीन वर्ड है वैसे एक वोकल हाइजीन एक वर्ड है। जैसे कि हमें हाथ की सफाई रखनी होती है, खाना खाने के पहले हाथ धोना है, सफाई रखनी, वैसे ही हमें अपनी आवाज को सही मायने में सही तरह से यूज करना है। जहां जरूरत है वहीं बोलें, एक्सेसिव ना बोलें। अगर तेज आवाज कोई आपके बैकग्राउंड में है तो उसके अगेंस्ट में चीख चीख करके ना बोलें। बोलने के बीच में थोड़ा बहुत पानी पीते रहें, गला को सूखने ना दें, गला को क्लियर ना करें बार बार। तो ये सारी चीजें बहुत ही ध्यान रखने वाली हैं। बातें बहुत छोटी हैं लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत डीप है, क्योंकि ये हमारे वॉइस डायनेमिक्स पे काफी फर्क डालती है। इस कारण से आपके वॉइस मॉड्यूलेशन में फर्क आता है, वॉइस की क्वालिटी सफर करती है। और ये वॉइस जो है ये सबसे ज्यादा अछूता हिस्सा है, इस कारण जागरूकता सबसे कम है। प्रोफेशनल वॉइस यूजर जैसे सिंगर्स होते हैं और एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, इन लोगों को तो स्पेशली ओवर यूज करने के बाद अपने किसी ENT स्पेशलिस्ट से जरूर मिलते रहना चाहिए, ताकि उनका वॉइस बरकरार रहे, सुदृढ़ रहे, क्योंकि उनके वॉइस से ही समाज को सही दिशा और दशा मिलती है। तो उनकी आवाज की बहुत बड़ी अहमियत है, उनको उसे बचा के रखना चाहिए। चले डॉक्टर मोना। देखिए, हमारी स्वर पेटी में 2 तारे हैं जो एक कांस्टेंट स्पीड से वाइब्रेट करती हैं। तो एक कांस्टेंट स्पीड है तो अच्छी है, लेकिन अगर उसे ज्यादा तेजी से इस्तेमाल किया गया तो उसमें बार बार चोट पहुंचती है और चोट पहुंच के गांठें पड़ सकती हैं उसमें। इस वजह से स्वर की जो आवाज होती है वो खराब हो सकती है। यही अगर प्रक्रिया बार बार होती रही तो होते होते यह गांठें बड़ी हो सकती हैं और जो एक डेली क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो खराब हो सकती है प्रोफेशनल वॉइस यूजर्स की, स्पेशली जैसे आपको वेंडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, सिंगर्स हैं, इवन बच्चे जो तेजी से चिल्लाते हैं। तो ये एक्चुअली में ज्यादा बोलने से ज्यादा मैं कहूंगी कि स्ट्रेन, ज्यादा आप तेजी से अगर स्ट्रेन से अपने वॉइस का इस्तेमाल करते हैं तो ये टेंशन होके वॉइस वोकल कॉर्ड में टेंशन होके चोट पहुंचने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आप धीमी स्वर में बोलें, आस्ते आस्ते बोलें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीख कर अगर बोलते हैं तो ये आपको चोट पहुंचा सकता है गांठों में। तो
तो इस तरह से प्रोफेशनल वॉइस यूजर ऐसा तो नहीं है कि अपनी आवाज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनको करना पड़ेगा क्योंकि वो उनका प्रोफेशन है, लेकिन वो किस तरह से अपने वॉइस का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको वो ध्यान में रख सकते हैं, वोकल नोड्यूल, वोकल पॉलिप जैसी चीजों से बचने के लिए। तो चले हम बता दें, दरभंगा के तमाम मरीजों को बता दें कि दरभंगा के अभी 3 डॉक्टर, ENT डॉक्टर से हम आपको परिचय करा रहे हैं और ये डॉक्टर जाने मानी हस्ती हैं। लगातार इन लोगों ने इस क्षेत्र में काफी ज्यादा उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि अभी मरीजों को बाहर जाना पड़ता था, थ्रोट प्रॉब्लम हो, ईयर नोज प्रॉब्लम, तो बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब इन मरीजों को दरभंगा में ही बेहतर इलाज की सुविधा डॉक्टर मनोज कुमार और डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, डॉक्टर मोना कनोडिया, इन लोगों ने भी, डॉक्टर अमित श्रीवास्तव हैं, उन लोगों ने भी बेहतर व्यवस्था किया और हाईटेक व्यवस्था से मरीजों में विश्वास लाया है कि अब आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। दरभंगा में ही सभी आपके ENT से संबंधित बीमारियों का इलाज होगा और आपको हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आपके अंग है वो काफी नाजुक अंग है। एक कॉमन प्रॉब्लम भी आ रहा है जिससे लोग, नोज ब्लीडिंग का एक प्रॉब्लम आ रहा है। मनोज जी, नोज ब्लीडिंग देखा, आए दिन ठंड हो, गर्मी हो तो उसमें नोज ब्लीडिंग हो जाती है, आखिर इसका कारण क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है मनोज जी? प्राइमरी कॉज है नोज ब्लीडिंग का, प्राइमरी कॉज है नेजल पैथोलॉजी, नाक में कोई दिक्कत। हेलो, प्राइमरी कॉज है नाक में कोई आपको पैथोलॉजी है, नाक में कोई दिक्कत हो, जैसे नाक में दिक्कत तो हो जाती है, जैसे DNS, नेजल जो सेप्टम होते हैं थोड़ा डिवेशन हो जाता है, रोटेरा हो जाता है, या एस्पर, ठीक है, इंफीरियर टर्मिनेट्स हाइपरट्रॉफी, जी जी, ठीक है, और कॉमन कोल्ड्स, एलर्जी, इससे नाक में ड्राइनेस होता है। नाक में ड्राइनेस होने के बाद नेजल ब्लीडिंग हो सकती है। एक नाक का जो इंटीरियरली पार्ट्स होता है उसमें एक लिटिल एरियाज होते हैं जहाँ की मल्टीपल्स वेसल्स का एक एरिया होता है जो लिटिल एरिया बोलते हैं उसको, वहाँ मल्टीपल्स वेसल्स होते हैं, इंटीरियरली होता है, वहां से नाक ड्राइनेस हुआ तो नाक से ब्लीड करने लगा, ठीक है। ये ज्यादातर ठंडों के समय में ज्यादा होती है, गर्मी के समय जब पछिया हवा चलती है तो उस समय ज्यादा प्रॉब्लम्स होता है, ठीक है। और छोटे बच्चों में ज्यादा होता है कि जब बच्चे कॉमन कोल्ड से होते हैं, बच्चों को सर्दी जुकाम, थोड़ा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन ज्यादा होता है, तो थोड़ा सा नाक में ड्राइनेस ज्यादा हुआ तो नेजल ब्लीडिंग होने की चांसेस रहती है। और सेकेंडरी कॉज होता है हाइपरटेंशन, सेकेंडरी कॉज है जो ऐसा नहीं है कि ब्लड प्रेशर सारा मेरा बराबर है तो मेरे नाक से खून गिरने लगे, ऐसा बहुत कम देखा गया है। प्राइमरी कॉज है नेजल पैथोलॉजी, नाक में कोई दिक्कत होगी तभी नाक से खून आता है, नेजल पॉलिप्स है, ढेर सारा प्रॉब्लम्स है उसमें। जी अनुराग जी, जी हाँ, ये नोज ब्लीडिंग कॉमन प्रॉब्लम है, बच्चों में भी खास कर देखा जाता है, ड्राई हो जाता है, जैसे हाइपरटेंशन का इन्होंने कहा है, ये नोज ब्लीडिंग कॉमन प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को, गर्मी हो ठंड हो इसमें ज्यादा हो जाता है। जी अनुराग जी, बिल्कुल बचाव बहुत जरूरी है, इसमें बचाव ही इसका इलाज है। जैसे कि आप बंद रूम में हीटर चला रहे हैं तो रूम के अंदर नमी कम हो जाती है, उस कारण ब्लीडिंग होने के बहुत कॉमन केसेस हमारे पास आते हैं। या फिर कोई लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन का, साइनसाइटिस का केस है जिसको इन्फेक्शन ऑलरेडी है और उसने भी अगर अपना ध्यान नहीं रखा तो ब्लीडिंग हो सकती है। जो हाइपरटेंसिव है, जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, वो भी अपना ध्यान स्पेशली रखें इस समय, क्योंकि वो भी रिस्क फैक्टर्स है उनके लिए। हाइपरटेंशन वाले केसेस या फिर जो ऐसे केसेस जिनको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है उनको अब ध्यान रखने की जरूरत है। और या फिर नाक में जिनको साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है या कोई इन्फेक्शन है, नाक में क्रॉनिकली इन्फेक्शन रहता है, उन सबको बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है, एहतियात बरतने की जरूरत है। टेम्परेचर, इन्फेक्शन और इम्यूनिटी, ये तीनों चीज़ों को हमें अगर ध्यान में रखें तो इस प्रॉब्लम को रोका जा सकता है। ब्लीडिंग होने के बाद सबसे बड़ी चीज़ है कि घबराने की जरूरत नहीं है। उसको 80 से 90% ब्लीडिंग को अगर खुद से आप अगर नाक को पिंच करें 10 मिनट के लिए और फिर उसके बाद ड्रॉप डाल के फिर 10 मिनट पिंच करें और आगे बिठा के रखें मरीज को, और जो मुंह में उनके ब्लड आए उसको एक कटोरे में बोले उनको स्पिट कर देने के लिए, फेंक देने के लिए। तो ये 10-10 मिनट अगर ये प्रक्रिया करेंगे तो घर पे ही इसको रोक सकते हैं। उसके बाद आप ब्लड लॉस को रोका सकते हैं। फिर तुरंत आपको किसी सर्जन से जाके जरूर मिलना है, लेकिन उससे पहले आप अपना ब्लड लॉस रोकें। पहले ब्लीडिंग करते हुए सर्जन के पास पहुंचना बुद्धिमानी नहीं है, उसको पहले रोकना है इमीडिएटली और उसके बाद पहुंचना है। जी डॉक्टर मोना, नाक से खून आना एक सिम्टम है, लेकिन वो क्यों आ रहा है उसका पता लगाना जरूरी है, नहीं तो ये बार बार आएगा। जिनको होता है उनसे पूछिए, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, ऐसे मल्टीपल एपिसोड्स एक मरीज को खुद आते हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है वो जानना जरूरी है। इसको बच्चों में अगर देखा जाए तो बच्चों में सबसे कॉमन है कि वो नाक में उंगली देना,
वो नाक में बच्चों को एक आदत होती है कंटिन्यूअस उंगली देने की, और नाक की चमड़ी जो होती है वो बहुत पतली होती है, सेंसिटिव होती है, तो तुरंत वो क्या होता है, खून फेंक देता है, पहला कारण। दूसरा है मौसम, जो आपने कहा, मौसम के सिर्फ ठंड में ही नहीं, मौसम के बदलने से जब पपड़ी सूखती है, जैसे हमारी चमड़ी जो होती है वो सूखती है, तो वो फट जाती है और फट कर खून फेंक देता है। तो उसको मॉइस्ट करके रखना बहुत जरूरी है। जिनको ये टेंडेंसी है पपड़ी फटने की, वैसे में सलाइन ड्रॉप्स देकर उनको मॉइस्ट रख सकते हैं। इसके बाद ब्लड प्रेशर का जांचना बहुत जरूरी है कि कहीं वो तो नहीं हाई है, वो भी वन ऑफ द है आपको कि जिसकी वजह से ये हाइपरटेंशन, ब्लीडिंग कॉज कर देता है। इसके अलावा अगर ये सब कारणों को हटा दिया जाए तो नाक में अंदर कोई पैथोलॉजी तो नहीं है, जैसे ट्यूमर, पॉलिप और कोई प्रॉब्लम जिसको डायग्नोज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये रेकरेंट एपिस्टैक्सिस का कॉज हो जाता है, जहां मरीज बार बार ब्लड लॉस से सफर करता है। और अगर इसको प्रिवेंट किया जाए तो घर में ही इसका उपाय है। आप गलती जो करते हैं वो क्या करते हैं कि लेट जाते हैं, तुरंत नाक के खून आ रहा है, लेट जाओ बेड पे। उल्टा करना है, बल्कि यहाँ बैठ जाना है, वॉश बेसिन के पास सिर को झुकाकर अपने नाक को हाथ से बंद कर देना है और मुंह खोलकर जो भी खून आ रहा है उनको बह जाने दीजिए, स्पिट कर दीजिए। ये करने से आपके नाक, तो मुंह से खून आएगा या नाक से खून आता है? मुंह से कनेक्टेड है। अगर आपने नाक को बंद किया तो नाक का पिछला हिस्सा मुंह में खुलता है, तो वो देखिएगा आप क्या होता है, लोग आते हैं कि नाक से खून आ रहा है, मुंह से खून आ रहा है, वो एक्चुअली में नाक से ही खून आ रहा होता है, वो आपको पास करके फिर मुंह से आता है। तो ऐसा नहीं है कि मुंह से खून आ रहा है। तो इसको कैसे रोक सकते हैं, वो घर में ही आप इसको नाक को पिंच करके वॉश बेसिन में आगे की तरफ झुकना है और मुंह से आपको वो जो भी खून है उसको बाहर निकल जाने दीजिए, रिलैक्स मोड में। बिल्कुल एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए। ये परिवार वालों का भी काम है ये काम करना, नहीं तो क्या होगा, और ब्लड प्रेशर भागता है, एंग्जाइटी में और ब्लीडिंग होती है। ये घर में करके उसको कपड़े से पोंछ कर, सबसे पहले फर्स्ट एड वही है, फिर डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। जी, एक चीज देखा जाता है थायराइड्स की प्रॉब्लम को लेकर के, थायराइड से क्या क्या होता है, जांच होती है थायराइड्स की। लोग थायराइड्स के लेकर बॉडी में बहुत तरह की बीमारियां या फिर इन्फेक्शन या फिर उसका तनाव करता है। तो मनोज जी, ये थायराइड्स की क्या, थायराइड्स की जांच क्यों आवश्यक है और कब होनी चाहिए? मनोज जी, देखिए थायराइड तो अपने इधर जो अभी नेपाल और इधर जो बॉर्डर्स हैं बहुत कॉमन है। थायराइड्स का प्रॉब्लम आयोडीन डिफिशियंसी से होता है, घेगा, जिसको हम लोग घेगा बोलते हैं। उसका अर्ली डायग्नोसिस बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर गले में स्वेलिंग होती है तो लोग सोचते हैं कि ये ऐसे ही निकल गया है गिल्टी, और डॉक्टर से आके संपर्क नहीं करते हैं। सोचते हैं कि गांव में बहुत आदमी को ऐसे है, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन नहीं, उसी में थायराइड में चेंजेस आ जाते हैं तो कैंसर होने की बहुत संभावनाएं रहती है। इसलिए डॉक्टर्स को संपर्क करना चाहिए। इसमें डायग्नोसिस के लिए बहुत सारे 3 टूल्स हैं इसमें, जैसे ये हार्मोन्स प्रोफाइल्स कराना है, थायराइड हार्मोन का प्रोफाइल्स कराना है, उसकी गिल्टियां की जांचें करानी है जिसको कि हम लोग FNAC बोलते हैं, और अल्ट्रासाउंड कराना मस्ट है। ये डायग्नोस्टिक टूल्स है उसका, और उस पर फिर डॉक्टर से संपर्क करके इलाज की जरूरत है। जी अनुराग जी, थायराइड्स की जांच हमेशा लोग को करवाने की आवश्यकता है। हर बात में थायराइड्स के लिए उसे बॉडी के कई क्षेत्रों में उसका देखा जाता है। जी अनुराग जी, थायराइड हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो कि थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है, और उसका शरीर के लगभग सारे अंगों पे उसका इफेक्ट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पड़ता है। तो ब्लड प्रेशर से लेके आपके वजन से लेकर के कान की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम, नाक की प्रॉब्लम्स पे इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है। तो हमें इस स्थिति में ये देखना है कि अगर किसी को भी इसमें से कोई भी लक्षण आ रहे हैं जिसमें कि लगे हाइपोथायराइडिज्म हो या हाइपरथायराइडिज्म हो, तो हमें उनका तुरंत जांच करवाना चाहिए। मामूली सा एक जांच होता है ब्लड का, उसके थ्रू उसको जांच किया जाता है, ब्लड में उसकी लेवल जांच की जाती है। लेकिन किसी को जैसा कि बताया डॉक्टर मनोज ने कि घेगा रोग या फिर ऐसा कुछ सूजन सी आ गई है थायराइड ग्लैंड की जगह पे, तो उसको तुरंत हम लोगों को अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन और FNAC नाम की एक सुई चुभो करके हम लोग उसका पानी निकाल के जांच करवाते हैं। वो सब ये सारी जांचें करवा करके हमें कुछ ऐसी चीजों को भी रूल आउट करना जरूरी है कि जैसे कि कैंसर रोग, थायराइड के कैंसर भी आजकल काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, तो उन सब जो हाई रिस्क चीजें हैं उनको रूल आउट करने की जरूरत है। अगर वो सिंपल ग्वाइटर है तो कई बार उसको सेल्फ लिमिटिंग होता है, कुछ करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन कुछ लोगों को जिनको बहुत बड़ा साइज हो गया है और तेजी से बढ़ रहा है, सांस लेने में या खाना खाने में, निगलने में दिक्कत कर रहा है, तो सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है।
वो जरूरी नहीं है कि हर थायराइड की प्रॉब्लम के लिए सर्जरी किया जाए या फिर हर थायराइड की प्रॉब्लम के लिए दवा ही खानी पड़े। हो सकता है वो सेल्फ लिमिटेड रहे, अपने आप रिजॉल्व भी कर जाए बहुत हद तक, लेकिन कई बार ही हमें सही परामर्श लेकर के उसका दवा शुरू करना, सही डोजेज में थायराइड हार्मोन को सप्लीमेंट करना या एंटी थायराइड ड्रग शुरू करना बहुत जरूरी है, और उसको सही मात्रा में टेपर करना बाद में। ये सब रेगुलर फॉलोअप से जरूरी होता है। इसके लिए जागरूकता मरीजों में बड़ी कम है। इसको सारे विभागों का ये दायित्व बनता है, मेडिसिन विभाग, जो भी डिफरेंट और भी विभाग में ये मरीज जाते हैं, उनको आपस में एक टीम वर्क की तरह ENT सर्जन को साथ में अपने साथ लेते हुए इसको सही तरीके से इलाज किया जाए। जी डॉक्टर मोना। देखिए, एक मिसकंसेप्शन है समाज में कि थायराइड मतलब मोटापा। तो ये मैं मिथिला मंच के थ्रू बताना चाहूंगी कि मोटापा और थायराइड का एक रिलेशन, उसका एक पार्ट है, दैट इज हाइपोथायराइडिज्म। और वहीं आपको दूसरा जो सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट हो रहा है, मैं जो देख रही हूं अपने मरीजों के बीच में, कि हाइपोथायराइडिज्म तुरंत डिटेक्ट हो जाता है, जिसमें थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन जो होते हैं वो आपको कम हो जाते हैं, इससे मोटापा होता है, उसके लिए लोग तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। और हाइपरथायराइडिज्म जैसा जो, जिसमें थायराइड ग्लैंड में हार्मोन ज्यादा हो जाता है, वह नेग्लेक्ट हो जाता है अक्सर। उसमें मरीज का वजन घटना, उसके दिल की धड़कन तेज हो जाना, हाथों में पसीना आना, घबराहट होना, ट्रेमर्स का होना, यह सब चीजें एक ऐसी हैं जो मरीजों में मैं देख रही हूँ न्यूली डायग्नोज करना पड़ता है, और वो काफी साल से चला आ रहा होता है और नेग्लेक्टेड होता है। तो ये दोनों ही तरह के हैं जिसका ध्यान में रखना चाहिए। और तीसरा जो एक सिम्टम है वो है गले में जो सूजन आती है। तो गले में कोई भी सूजन जो आती है उसका तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके इलाज करवाना चाहिए कि वह कहीं थायराइड ग्लैंड का घेंगा जो बढ़ता है वह तो नहीं है। एक बात का और ध्यान रखना जरूरी है इसमें कि थायराइड के जो सूजन है या कभी कभी ये कैंसर भी होते हैं। तो सिर्फ नॉर्मल थायराइड नहीं है। अगर डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन, तो उसका मतलब है कि वो ऑपरेशन में जब वो गांठ जांच में जाती है तो वह जांच में कई बार कैंसर निकल के आता है। और अगर वह नेग्लेक्टेड हो गया, अगर उसका ऑपरेशन मरीज ने नहीं कराया, तो वह आपको आगे काफी इन्वेजिव हो सकता है उसके गले के लिए, आवाज, सांस का प्रॉब्लम, ये सब हो सकता है थायराइड कैंसर की वजह से। तो इसीलिए मरीज को तुरंत इलाज कराना चाहिए। अगर सर्जरी डॉक्टर ने एडवाइस की है तो फिर वह करवा लेना चाहिए। तो दरभंगा के तमाम जनता और मरीजों को हम अवेयर करना चाहते हैं कि आप ENT की समस्या को आप उसके प्रति लापरवाह न रहें, क्योंकि थोड़ी सी भी प्रॉब्लम, चूंकि ये नाजुक अंग है, थोड़ी सी प्रॉब्लम सही डायग्नोसिस अगर नहीं हुआ तो आपका झमेला बढ़ सकता है और आप लाखों के फंदे में पड़ सकते हैं और आप ऐसे बदहवास हो सकते हैं कि आपके गले की आवाज, सांस लेने में प्रॉब्लम, कई तरह की प्रॉब्लम होगी। और दरभंगा में हम अभी पूछेंगे, हमारे साथ 3 डॉक्टर हैं, कि दरभंगा में ENT के मरीजों के लिए आपके संस्थानों में किस तरह की सुविधा है, ताकि यहाँ के मरीज बेहिचक जान सके कि आपके यहाँ के जो सिस्टम है, सिम्टम है, उसको किस तरह इलाज किया जा सकता है। एक जो कॉमन प्रॉब्लम है वो हम जो लोगों में है, इस तरह की जो ENT की जो जांच होती है, इस जांच की सुविधा कहां कहां उपलब्ध है, जो सही डायग्नोसिस, उसी पर डायग्नोसिस निर्भर करता है। तो ENT का अलग जांच होता है, तो इसके टेस्टिंग के लिए कहां जांच के लिए कहां की सुविधा है, मनोज जी? ENT के लिए तो जैसे ईयर का जांच होता है, कान की जांचेज है, कान की जांच में ऑटो इंडोस्कोपी होता है, मतलब आप दूरबीन से कान की जांच हो सकती है कि आपका जो है कान का पर्दा फटा हुआ है कि नहीं फटा हुआ है, या और कान में कोई दिक्कतें हैं। और नोज के लिए इंडोस्कोपी होता है जो कि दूरबीन विधि से की जाती है, जिसको और कान के लिए और डायग्नोस्टिक टूल्स है, जैसे आपको ऑटोमेट्री है, बेरा है, BVR है, ऑटो एक्यूस्टिक इमेशंस है, जो नवजात बच्चों के सुनाई की जांच की जाती है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये सब टेस्ट है हर जगह अभी ENT डॉक्टर्स के पास उपलब्ध है। जी, इसी से जो एक और प्रश्न था जो हम छूट के मिस कर रहे हैं, ENT के जो दवाइयां हैं वो काफी महंगी होती हैं। तो मरीजों का ये कंसेप्शन है कि वो मरीज दवा महंगी है तो डॉक्टर का कमीशन हो जाता होगा, इस तरह की बातें होती हैं। तो इससे जुड़ा हुआ प्रश्न। जी मनोज जी, क्वेश्चन फिर से बताइए मनोज जी। एक्चुअली हेलो, हाँ क्वेश्चन बताइए। हाँ क्वेश्चन जी मनोज जी, क्वेश्चन से फिर दोहराइए। हमने ये कहा इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न था कि मरीजों में जो एक सोच है कि ENT की दवाइयां काफी महंगी होती है, सबसे ज्यादा महंगी होती है,
तो इसमें कहीं डॉक्टर्स के कमीशन ज्यादा होते हैं, इसलिए महंगी हो गई है दवाइयाँ। तो इस दवाई जो जेन्युइन दवा है उसके लिए किस तरह करें? ये तो कहना बिल्कुल गलत है कि ENT की कोई दवाइयाँ नहीं है। ENT की तो सबसे सस्ती दवाइयाँ होती है। इसमें ENT में तो कुछ लिखा ही नहीं जा रहा है। अगर कान में आपको गंदगी है तो एक वैक्स ड्रॉप देना है, तो महंगी का है, वो तो बहुत सस्ती दवाइयाँ होती है। अगर कान में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई अगर ये आपको ऑटोरिया हो रहा है तो एक ईयर ड्रॉप देना है, सिंपल से एक एंटीबायोटिक देना है, और एंटीबायोटिक से सिंपल एंटीबायोटिक देना है। इसमें महंगी की और ये सस्ती वाली कोई ऐसी बहस नहीं है, ऐसा इशू नहीं है कुछ भी। इसमें तो सबसे कम दवाइयाँ लिखी जाती है, इसमें बहुत कम दवाइयाँ लिखी जाती है, इसमें तो कुछ है ही, दवाई का तो बहुत ज्यादा रोल ही नहीं है जी। मरीजों में जो कंसेप्शन कोई कंसेप्शन अब होते हैं कि अब लिखने वाले तो बहुत कुछ लिखते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा नहीं है। अब मान लीजिए कान से आपका मवाद गिर रहा है, कान से अगर कान बह रहा है तो एक ईयर ड्रॉप, एक एंटीबायोटिक्स, और तो कुछ इसमें देना नहीं है। तो मरीजों के लिए तो काफी 200-250 रुपए में काम चल जाएगा मैक्सिमम। और एलर्जी में क्या देना है, नाकों में एलर्जी है तो स्टीम लेना है, नेजल ड्रॉप्स देने हैं, 30-35 रुपए के नेजल ड्रॉप्स आते हैं, और तो स्टीम इनेजल लेता है। तो दवाइयाँ का बहुत ENT में बहुत ज्यादा रोल नहीं है। अनुराग जी, ये चीज कंसेप्शन है। आखिर ये जो ENT के मरीजों की जांच की सुविधा कहाँ बेहतर हो सकती है, क्योंकि इसका जांच बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। और दूसरा कि दवाइयों की कीमतों में ज्यादा बढ़ावा खाली ENT के या आई के कहा जाए तो इसमें ज्यादा कीमत होती है। तो मरीजों में ये रहता है कि कहीं ये कमीशन की बात ना हो, तो इस तरह की बात होती है। तो जाँच और ये दवाओं की महंगी होने के कारण अनुराग जी, आपके दोनों पॉइंट्स को एक एक करके लूंगा। पहला आंसर मैं ये करूंगा कि ENT एक ऐसा विभाग है जिसमें कि मैक्सिमम इन्वेस्टिगेशन जो जांचें होती है डॉक्टर के पास ही हो जाती हैं, इसलिए मरीजों को इधर उधर भटकने की जरूरत पड़ती नहीं। और जो भी डायग्नोस्टिक टूल्स है, जो भी प्रैक्टिसिंग सर्जन्स होते हैं, वो अपने पास सारा टूल्स लेकर के ही प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, इसलिए वो लोग सब खुद इन्वेस्टिगेट मैक्सिमम कर सकते हैं। रही बात ब्लड की जांच, और ये तो आप कहीं भी, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि कोई तीन सेंटर चुन लें जो कि आप एडवाइस कर दें कि हाँ इन तीनों में से कहीं करा लो ब्लड इन्वेस्टिगेशंस के लिए, तो उससे पारदर्शिता रहेगी और ये नहीं लगेगा कि हम किसी पर्टिकुलर सेंटर के पास भेज रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि दवाइयाँ महंगी, ये एक मिथ है, महंगी नहीं होती हैं थोड़ी दवाइयाँ। कई बारी चूंकि ENT नाक कान गला हम लोग 3 विभाग ले रहे हैं एक साथ, और मरीज हमारे पास जो आते हैं उनके पास ओवरलैपिंग कंप्लेंट्स होता है। कभी कोई अगर नाक का मरीज आया तो ऐसा नहीं है कि उसको गले की प्रॉब्लम नहीं है, कान की प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हर चीज को ओवरऑल देखने के लिए आपको कुछ ना कुछ दवाइयाँ, जैसे कि गले में खराश है तो गार्गल आप लिखेंगे, नाक में तकलीफ है तो नाक में ड्रॉप या कुछ भी दवा नाक की लिखेंगे, कान में भी थोड़ा मान लीजिए डिस्चार्ज आने लगे उसी टाइम तो कान की भी ड्रॉप लिखनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब है कि दवाइयों का नंबर्स बढ़ जाता है, तो इसलिए वो आपके हाथ में है नहीं। वो मरीज को अगर तुरंत ठीक करना है तो हमें एक अच्छा इलाज उसको देना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये है कि चॉइस मरीज के हाथ में होनी चाहिए कि कौन सी कंपनी का, मान लीजिए हम लोगों ने एडवाइस किया कि सपोज एक पर्टिकुलर कंपनी की दवा ऑगमेंटिन सपोज किसी डॉक्टर साहब ने लिखी, तो अगर अच्छी कोई और दूसरे ब्रांड का भी अवेलेबल है तो वो उसके पास अपना चॉइस होना चाहिए मरीज के पास कि वो उस दवा को, दूसरी कंपनी की दवा को ले सके, अगर वो गुणवत्ता उसकी लगभग बराबर है, अगर डॉक्टर साहब उसके लिए परमिशन देते हैं। डॉक्टर साहब की परमिशन के बाद ही वो होना चाहिए, क्योंकि कई बार बहुत घटिया कंपनीज की भी दवाएं मरीज खा के आते हैं गाँव देहात से और बोलते हैं हमारा कोई फायदा नहीं हुआ डॉक्टर साहब। लेकिन डॉक्टर साहब आपको तभी मदद कर सकते हैं जब आप उनकी बात को अक्षरशः फॉलो करें, क्योंकि ENT की प्रॉब्लम अपने आप में जटिल प्रॉब्लम होती है, मल्टीपल सिस्टम इन्वॉल्व होता है, तो उसको ठीक करना डॉक्टर के लिए एक बड़ा ही चैलेंज होता है। और आजकल रिजल्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, हर मरीज चाहता है कि 7 दिन के बाद उसकी सारी प्रॉब्लम गायब हो जाए, तो उसके लिए ये जरूरी है कि सही इलाज, सटीक इलाज और समय पर इलाज ये उसको मिले। जी डॉक्टर, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। ये ENT ही एक ऐसा विभाग है बाकी विभागों में जिसमें आपको बहुत कम दवाइयां लिखी जाती हैं और दवाइयों के जो दाम होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं। ठीक है, हमारे मोस्ट ऑफ द जो होते हैं वो ड्रॉप से ही काम हो जाता है। मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं जब 1 या 2 दवाई लिखती हूँ तो मेरे मरीज खुद मुझसे पूछते हैं कि मैडम आपने 1 ही दवाई लिखी है, क्या बात है, 2 ही दवाई लिखी है, क्या बात है। तो दवाइयां तो हम बहुत कम ही लिखते हैं हम लोग, क्योंकि जरूरत नहीं रहती। और बात रही आपको दाम की, तो वो भी हमारे एंटीबायोटिक्स भी ऐसे होते हैं जो 3-4 एंटीबायोटिक्स ENT में यूज किए जाते हैं कॉमनली, वो भी आपको कंपेयर टू द अदर एंटीबायोटिक्स बल्कि सस्ते ही होते हैं। पहली बात तो ये मिसकंसेप्शन है। और दूसरी बात यह है
कि ईएनटी आज इतना मॉडर्न, इतना एडवांस हुआ है सिर्फ दूरबीन की वजह से, क्योंकि कान नाक गला एक ऐसी जगह है जिसको हम आंख से नहीं देख पाते सीधे से, और दूरबीन से ही सब कुछ देखा जाता है जो पहले नहीं देखा जा पाता था। इसलिए ईएनटी का इतना रोल नहीं था। आज यह रोल है क्योंकि हर तरह की डिग्रीज के दूरबीन उपलब्ध हैं जिनसे हम सही डायग्नोसिस कर पाते हैं, और यह डॉक्टर खुद कर लेता है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है जी। और खून की जांच की बात रही तो ईएनटी में इतना तो चले हम बता दें हमारे साथ इतना रोल नहीं है जितना हम लोग का खुद का सुनाई की जांच का रोल है। एंडोस्कोपी का बहुत महत्व है जो हम लोग खुद अपने सेंटर पे कर रहे हैं। जी जी। तो चले हमारे साथ 3 डॉक्टर हैं। दरभंगा के तमाम मरीजों को हम, अब हमारा अंतिम सवाल होगा और हम बता दें, दरभंगा के तमाम ईएनटी के मरीजों को हम अवेयर कर रहे हैं कि आप ईएनटी से संबंधित हल्के से भी प्रॉब्लम हो तो आप एक्सपेरिमेंट ना करें, या फिर किसी फिजिशियन से या अदर डॉक्टर से, अदर विभाग के डॉक्टर से आप संपर्क ना करें, बल्कि आप ईएनटी के ही डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि वो लोग अनुभवी होते हैं। वो लोग आपके हर छोटे बड़े बीमारी का सटीक इलाज कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी डायग्नोसिस गलत हुआ तो आप लंबे फेरे में पड़ सकते हैं और आप बाद में कहते हैं कि डॉक्टरों पर ही सवाल या निशान खड़े कर देते हैं कि डॉक्टर इलाज करते हैं लेकिन इलाज संभव नहीं हो पाता है। हम एक अंतिम सवाल जानना चाहेंगे तमाम। मनोज जी, आपके यहाँ जो साई सेवा संस्थान है उसमें किस तरह के मरीजों का क्या हाईटेक व्यवस्था है, ताकि दरभंगा के मरीज जान सकें कि आपके यहाँ ईएनटी से संबंधित किस तरह का इलाज हो रहा है और क्या हाईटेक व्यवस्था आपने किया? मनोज जी, मेरे यहाँ जो कान की जो जांचें होती है हमारे ऑटो इंडोस्कोपी की व्यवस्था है, माइक्रोस्कोपी की व्यवस्था है, जिससे कि सर्जरी की जाती है, कान की जो ईयर सर्जरी होती है। और मेरे नाक के लिए माइक्रो डिवाइडर से एक जो यंत्र होता है जो कि मांस को सीधा कट करता है और इंगल्फ करता है। और टॉन्सिल्स के लिए हमारे यहाँ कॉब्लेशन की व्यवस्था है। सुनाई की जांच के लिए मेरा ऑटो इमेशन से स्पीच थेरेपी की सुविधा है। और बाकी यही सब है, और जो जितने होते हैं मतलब सभी हम लोगों ने सब चीज कर दिया और चाहते हैं कि बेहतर इलाज करें मरीजों का। जी अनुराग जी। जी जी, आप पारस में भी हैं और प्रेशर भी क्लिनिक है, तो किस तरह की उपलब्धि है, अचीवमेंट्स है और किस तरह की व्यवस्था है आपके संस्थानों में मरीजों को, ताकि मरीज जान सके कि हम यहाँ जाकर के सुरक्षित इलाज करा सकते हैं? जी, ईएनटी में बेसिकली 2 स्तंभ होते हैं, माइक्रोस्कोपिक और इंडोस्कोपिक सर्जरी। तो दोनों की व्यवस्था यहाँ है और बेसिकली सारे टूल्स उसके लिए जो होने चाहिए उसकी बंदोबस्त यहाँ पर है। और जो भी मरीज की प्रॉब्लम्स है उसके लिए इलाज करने के लिए हम लोग यहाँ पर सक्षम हैं। जी डॉक्टर मोना जी। जी, ईएनटी के लिए रिक्वायर्ड जो भी माइक्रोस्कोप, एंडोस्कोप्स और आपको ऑडियोमेट्रिक मशीनें या फिर कैमरास, वो सब यहाँ पे आपको फैसिलिटी अवेलेबल है। और गांव के और पुअर पेशेंट्स को ध्यान में रखते हुए उचित आपको दाम में, उचित आपको पैसे पे मरीज का इलाज हो सके, वो चीज को ध्यान में रखते हुए उनका यहाँ पे इलाज किया जाता है। तो चले हम दरभंगा के तमाम दर्शकों को मिथिला मंच न्यूज का हेल्पलाइन नंबर चल रहा है ऊपर, अगर ईएनटी से संबंधित जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, जो समस्या है, आप इन तीनों डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। बता दें अललपट्टी में डॉक्टर मनोज कुमार हैं ईएनटी के, और दूसरी तरफ आप बताएं कि डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव है जिनका बेता में भी विजन है और पारस में भी हैं वो, और तीसरी तरफ हम बता दें डॉक्टर मोना कनोडिया हैं जिनका बेता में अपना क्लिनिक है। और काफी मेहनत से ये तीनों डॉक्टर दरभंगा को एक नई दिशा और विश्वास देना चाह रहे हैं। मरीजों में विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। मरीजों में अगर विश्वास आ जाए तो ये नाजुक अंगों की जांच के लिए वो उसी सटीक डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि थोड़ा से भी उन अंगों से छेड़छाड़ पसंद नहीं करते हैं। ऐसी परिस्थिति में डॉक्टरों का भी कर्तव्य बनता है कि मरीजों के प्रति पूरी तरह विश्वास दिलाए। एक सवाल जो आता है, जांच शिविर, कॉमन सवाल हम पूछना चाहते हैं, एक जो जांच शिविर होता है अवेयरनेस के लिए, मरीजों के अवेयरनेस के लिए किस तरह कैंपेन किया जाए ताकि एक मरीजों के बीच जो सही जानकारी है, सही थॉट है, वो पहुंच सके? जी मनोज जी। हाँ, अवेयरनेस के लिए तो मैं 2-3 जगह जाके कैंप करता रहता हूँ। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में अपने गांव के आसपास और झंझारपुर इधर जाके अवेयरनेस के लिए कि बच्चों को, जैसे बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा सुनता है कि नहीं सुनता है, उसके लिए मैंने एक स्क्रीनिंग टेस्ट ऑटो इमेशन मशीन लेके जाता हूँ।
जो बूढ़े होते हैं और बूढ़े बच्चों के लिए मैं यहाँ से मशीन लेके जाता हूँ और वहाँ हियरिंग एड्स देता हूँ अवेयरनेस के लिए कि आपकी सुनाई कम है, आपको दिक्कत हो सकती है, और ये सब कैंप में लगाता हूँ समय समय पर। जी अनुराग जी। जी, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। साथ में जागरूकता बढ़ाने के लिए ईएनटी एज अ साइंस बहुत बाद में आई है, उसको डेवलप करने के लिए हम सारे ईएनटी सर्जन्स को एकजुट होकर के इस तरफ सहयोग करके और एक हमें ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन बना करके इस चीज़ के लिए ज्वाइंट कैंप्स या फिर एक ज्वाइंट कॉन्फ्रेंसेस करना होगा, सो दैट कि ये मिथिला में इस पार्ट में नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक हब के रूप में मिथिला हमारा उभरे, जिसमें नाक कान गले का हाईटेक इलाज हो पाए। और ये तभी संभव है जब सारे डॉक्टरों का आपस में परस्पर बहुत अच्छा सहयोग हो और हम लोग इस साइंस को, ईएनटी की साइंस को हम लोग प्रमोट करने के लिए, डेवलप करने के लिए एक पुरजोर तरीके से कोशिश करें। जी डॉक्टर, कैंप्स बहुत जरूरी हैं उन मरीजों के लिए जो पे नहीं कर पाते हैं डॉक्टर्स को और अपने इस तरह की प्रॉब्लम्स को, क्योंकि ईएनटी में बहुत जानलेवा बीमारी तो होती नहीं है इस तरह से जल्दी से, तो वो अपने सारी प्रॉब्लम्स को नेग्लेक्ट करते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बहुत पुअर जीते हैं, इसलिए क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते इलाज कराने के लिए। तो एक तो वो भी है आपको कि कैंप्स के माध्यम से उनको ये फायदा हो जाता है, और दूसरा जो है आपको अवेयरनेस भी मिल जाती है कि किन किन कारणों को किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यह हम कैंप्स के माध्यम से बताते भी हैं, पहले भी बताया है मैंने, कैंप्स किए हैं और आगे भी मरीजों के लिए इस तरह से पूरा करती रहूंगी। तो धन्यवाद। हम बता दें मिथिला मंच न्यूज का एक हेल्पलाइन नंबर चल रहा है और हम चाहते हैं कि मरीजों के लिए एक हेल्पलाइन अलग से खोलना, ताकि अगर आप जिस संबंध के डॉक्टर से, जिस विभाग के डॉक्टर से आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं, सुझाव लेना चाहते हैं, हम ये एसएमएस और ईमेल के जरिए उन तक पहुंचा देंगे ताकि आप तक उनका सही जवाब है। बाद में आप उनसे कंसल्ट लेकर के आप अपना इलाज कराएं, क्योंकि दरभंगा में दलालों की प्रथा को समाप्त करने के लिए ये काफी आवश्यक है कि डॉक्टर से सीधा संपर्क स्थापित करें, बीच में कोई बिचौलिया न हो। आप सीधा संपर्क स्थापित करें और डॉक्टर से जानकारी हासिल करें, क्योंकि हमें दरभंगा को विकसित करना है, हाईटेक करना है मेडिकल के फील्ड में। हम बता दें हमारे साथ डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव जिनकी वाइफ भी डॉक्टर है, उनसे भी हम आगे संपर्क करेंगे, और डॉक्टर मोना कनोडिया उनके हस्बैंड है डॉक्टर गौतम कनोडिया, उनसे भी करेंगे। तो हम बता दें कि हम चाहते हैं कि दरभंगा में नए डॉक्टरों के कंधों पर जो जिम्मेवारी है, चैलेंज है, दरभंगा के मरीजों को बाहर जाने से रोकना और दरभंगा में सफलतापूर्वक सटीक इलाज करना एक जिम्मेवारी है और चैलेंज है। ये कैसे होगा? इन नए डॉक्टरों के कंधों पर जिम्मेवारी है और हम चाहते हैं ये डॉक्टर उभर कर और अपने कैंप के जरिए और अपने विचारधाराओं से लोगों को प्रभावित करे ताकि उनका सटीक इलाज हो। धन्यवाद मनोज जी, धन्यवाद अनुराग जी, धन्यवाद मोना जी। धन्यवाद मनोज जी और कैमरा में। तो चलिए धन्यवाद। हमारे साथ 3 डॉक्टर मौजूद थे और हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे थे। हम बता दें दरभंगा की तमाम जनता को हम अवेयर करना चाहते हैं कि दरभंगा में भी आपका सटीक इलाज संभव है, बशर्ते आप सही डॉक्टर के पास डायग्नोसिस करने के लिए जाएं। बीच में कोई भी दलाल नहीं, किसी से भी संपर्क नहीं, क्योंकि फिजिशियन के पास भी कभी भेज देते हैं ईएनटी के मरीजों को। ऐसे में इलाज करना आवश्यक है। धन्यवाद।